रोमन साम्राज्य, जो कभी शक्ति और सभ्यता का प्रतीक था, अपनी ही विशालता और बर्बर कबीलों के निरंतर हमलों के बोझ तले दब गया। जैसे जैसे साम्राज्य की अपने क्षेत्रों पर पकड़ कमजोर होती गई, यूरोप भर में आक्रमणकारियों की लहरें फैल गईं, जिससे हर तरफ तबाही और विनाश फैल गया। उत्तरी इतालवी प्रायद्वीप में लोगों ने आगे बढ़ते हमलावरों से शरण मांगी। वेनिस का लैगून दलदली द्वीपों का एक दुर्गम विस्तार एक आश्रय प्रदान करता था। हताशा से प्रेरित होकर मुख्य भूमि के शरणार्थी 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास वेनिस लैगून में बसने लगे। वे द्वीपों की सापेक्षिक सुरक्षा के लिए आकर्षित हुए थे, जो उन आक्रमणकारियों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे जिनके पास नौसैनिक कौशल की कमी थी। हालांकि इस क्षमाशील वातावरण में एक बस्ती का निर्माण करना एक विकट चुनौती पेश करता था। दलदली द्वीप अस्थिर थे और बाढ़ का खतरा था, जिससे पारंपरिक निर्माण विधियां असंभव हो गई थी। शुरुआती वेनेटियन लोग साधन संपन्न थे और अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने परिवेश के अनुकूल ढना, ज्वार की लय के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखा। उनकी प्रारंभिक बस्तियां साधारण थीं, पानी की रेखा से ऊपर रहने के लिए उठे हुए चबूतरों पर बने लकड़ी की झोपड़ियों से मिलकर बनी थी। जीवन अनिश्चित था, लेकिन लचीलापन और सरलता से परिपूर्ण वेनिस की भावना ने जड़ जमानी शुरू कर दी थी। पानी पर शहर बनाने के लिए अभिनव इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा कार्य था जो अपने आप में एक अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करता था। वेनेटियन लोगों ने अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से नींव के निर्माण की एक अनूठी विधि विकसित की, जो दलदली इलाकों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकती थी। यह विधि समय के साथ और भी परिष्कृत होती गई। उनका उपाय एल्डर के पेड़ों के प्रचुर जंगलों में था, जो इस क्षेत्र में उगते थे। ये पेड़ न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि उनकी विशेषताएं भी अद्वितीय थीं। एल्डर की लकड़ी, जो अपने पानी प्रतिरोधी गुणों के लिए जानी जाती है, वेनिस इंजीनियरिंग की आधारशिला बन गई। इसकी मजबूती और स्थायित्व ने इसे आदर्श सामग्री बना दिया। इनमें से लाखों पेड़ों को काटकर नरम मिट्टी और रेत में तब तक गाड़ा गया जब तक कि वे मिट्टी की एक सख्त परत तक नहीं पहुंच गए। ये प्रक्रिया अत्यंत सावधानी पूर्वक और सटीकता से की जाती थी। ये लकड़ी के ढेर कसकर एक साथ भरे हुए एक उल्लेखनीय रूप से मजबूत और स्थिर आधार बनाते थे, जिस पर शहर का निर्माण किया जा सकता था। यह आधार समय के साथ और भी मजबूत होता गया। यह प्रक्रिया श्रमसाध्य और समय लेने वाली थी, जिसमें अत्यधिक जनशक्ति और समन्वय की आवश्यकता थी। हर कदम पर सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती थी। आवश्यक लकड़ी प्रदान करने के लिए पूरे जंगलों को काट दिया गया था, और ढेर लगाने का काम शारीरिक रूप से मांगलिक और खतरनाक दोनों था। इसके बावजूद वेनेटियन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। फिर भी एक सुरक्षित और स्थायी घर की आवश्यकता से प्रेरित होकर वेनेटियन लोग डटे रहे। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में मदद की। आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए नींव की यह सरल प्रणाली उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। यह प्रणाली न केवल सरल थी, बल्कि अत्यधिक कुशल भी थी। पानी से संतृप्त मिट्टी में डूबे हुए लकड़ी के ढेर समय के साथ जलमग्न और अश्मीभूत हो गए, जिससे उनकी ताकत और लंबी उम्र बढ़ गई। यह प्रक्रिया लकड़ी को और भी मजबूत बनाती थी। सदियों बाद ये प्राचीन नींव वेनिस की शानदार इमारतों के भार का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं, जो इसके शुरुआती बिल्डरों की सरलता का प्रमाण है। यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग चमत्कार है जो आज भी खड़ा है। शुरुआती वेनिस बस्तियां मुख्य रूप से लकड़ी से बनाई गई थीं, जो इसकी प्रचुरता और उपयोग में आसानी को देखते हुए एक व्यावहारिक विकल्प था। लकड़ी का उपयोग न केवल सस्ता था, बल्कि इसे आसानी से ढाला और परिवर्तित किया जा सकता था। लकड़ी के ढांचों को खड़ा करना आसान था और बदलते ज्वार और अस्थिर जमीन के अनुकूल आसानी से बनाया जा सकता था। यह लचीलापन वेनिस के प्रारंभिक निवासियों के लिए महत्वपूर्ण था, जो लगातार बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। हालांकि लकड़ी में आग लगने का खतरा था, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक निरंतर खतरा था। आग की घटनाओं ने कई बार पूरे समुदायों को नष्ट कर दिया, जिससे सुरक्षा के नए उपायों की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे जैसे वेनिस का आकार और समृद्धि बढ़ती गई, अधिक टिकाऊ और आग प्रतिरोधी निर्माण सामग्री की आवश्यकता स्पष्ट होती गई। पत्थर का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वेनेटियन लोग पत्थर की ओर मुड़े, एक ऐसी सामग्री जो स्थायित्व और भव्यता का प्रतीक थी। पत्थर ने न केवल संरचनाओं को मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें एक विशिष्ट पहचान भी दी। एड्रियाटिक सागर के पार एक क्षेत्र
इस्त्रिया में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर की विशाल खदानें थीं, जो वेनिस के वास्तुकारों के लिए पसंद की सामग्री बन गई। इस चूना पत्थर ने वेनिस की इमारतों को एक अद्वितीय सफेद रंग और चमक प्रदान की। लकड़ी से पत्थर में परिवर्तन क्रमिक था, जो संसाधनों की उपलब्धता और शहर की विकसित वास्तुशिल्प महत्वाकांक्षाओं दोनों को दर्शाता है। यह परिवर्तन कई दशकों में हुआ, जिससे शहर की वास्तुकला में एक नया युग शुरू हुआ। सार्वजनिक भवनों, चर्चों और धनी व्यापारियों के महलों को सबसे पहले पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया था, जो वेनिस के बढ़ते धन और शक्ति को प्रदर्शित करता था। इन इमारतों ने शहर के सामाजिक और आर्थिक महत्व को भी उजागर किया। पत्थर के उपयोग ने न केवल आग के प्रति शहर के लचीलापन को बढ़ाया, बल्कि इसके स्वरूप को भी बदल दिया। पत्थर की इमारतें अधिक स्थिर और सुरक्षित थीं। लकड़ी के गर्म, मिट्टी के रंगों को चूना पत्थर की ठंडी भव्यता से बदल दिया गया, जिससे वेनिस को एक विशिष्ट और कालातीत सुंदरता मिली। इस परिवर्तन ने शहर की दृश्य अपील को भी बढ़ाया। जटिल नक्काशी, सुंदर मेहराबों और बीजांटिन, गॉथिक और पुनर्जागरण शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की विशेषता वाली शहर की प्रति आइकॉनिक वास्तुकला पत्थर के इस संक्रमण से उभरी। इसने वेनिस को एक अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान दी। पानी, वही तत्व जिसने वेनिस के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की, उसके शहरी ताने बाने की परिभाषित विशेषता बन गई। यह पानी ही था जिसने वेनिस को एक अनोखा और जादुई शहर बनाया। नहरें, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों, शहर को पार करती हुई इसकी सड़कों, रास्तों और राजमार्गों का काम करती थीं। ये नहरें शहर की धड़कन थीं। ग्रैंड कैनाल, एक राजसी जलमार्ग जो वेनिस के हृदय स्थल से होकर गुजरता है, इसका सबसे प्रसिद्ध मार्ग बन गया। यह नहर शहर की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक थी। नहरें केवल परिवहन का साधन नहीं थीं, वे धमनियां थीं जो शहर की जीवन रेखा को वहन करती थीं। इन नहरों के बिना वेनिस का जीवन असंभव होता। सभी आकार और आकार की नावें जलमार्गों पर चलती थीं, माल, लोगों और सूचनाओं का परिवहन करती थी। ये नावें शहर की जीवन रेखा थी। गोंडोला, चिकनी, काली नावें जो वेनिस के पर्याय बन गई हैं, विशेष रूप से धनी लोगों के लिए परिवहन के एक सामान्य साधन के रूप में उभरी। ये गोंडोलाएं वेनिस की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन गई। नहरों ने शहर के सामाजिक और आर्थिक जीवन को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेनिस की नहरें सामाजिक मेलजोल और व्यापार का केंद्र थी। वाटरफ्रंट संपत्तियों की अत्यधिक मांग थी और नहरें वाणिज्य और सामाजिक संपर्क के हलचल भरे केंद्र बन गई। इन नहरों के किनारे बसे घर और दुकानें शहर की धड़कन थी। इमारतों के खिलाफ पानी की लयबद्ध लैपिंग, गोंडोलियर्स की आवाजें और नहरों में दिखाई देने वाले घरों के जीवंत रंगों ने एक अनोखा और करामाती माहौल बनाया। यह माहौल वेनिस की आत्मा को दर्शाता था। वेनिस का जीवन यापन का तरीका नहरों के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जिससे शहर और उसके पानी वाले परिवेश के बीच एक गहरा संबंध बन गया। यह संबंध वेनिस की पहचान का हिस्सा बन गया। बच्चे चलना सीखने से पहले तैरना सीख जाते थे और ज्वार भाटे की लहर ने दैनिक जीवन की लय तय की। यह लय वेनिस के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। नहरें केवल एक भौतिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि शहर की पहचान का एक अभिन्न अंग थी। वेनिस की नहरें उसकी आत्मा और संस्कृति